हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए नाटक के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें नाटक का नाम है अंजो दीदी, जो उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा रचित है। ये हमारे नेट सिलेबस के इकाई 8 के अंतर्गत आता है। लगभग आज से आपके सभी नाटक हमने करा दिए हैं। उपेंद्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म पंजाब के जालंधर नगर में 14 जनवरी 1910 ईस्वी को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने लाहौर से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अध्यापन कार्य किए। अस्क जी ने अपना साहित्यिक लेखन उर्दू भाषा में शुरू किया था, परंतु मुंशी प्रेमचंद जी की सलाह में 1932 ईस्वी में हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया और 1933 ईस्वी में अस्क जी का दूसरा कहानी संग्रह औरत और फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था कि उनका काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। मुंबई में रहते हुए इन्होंने कई फिल्मों और कहानियों, पटकथाएं, संवाद और गीत लिखे, लेकिन ये चमक धमक वाली दुनिया उन्हें पसंद नहीं आए और उन्होंने ये सब छोड़ दिया। अंजो दीदी जो नाटक है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस नाटक का जो प्रकाशन है वो 1955 ईस्वी में हुआ था और इस नाटक का मंचन 30 जनवरी 1954 को मुंबई में हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में इसका मंचन हुआ। यह नाटक में 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं और दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। अगर आपसे कहें इस नाटक में अंक कितने हैं तो आप कहोगे 2, और दृश्य कितने हैं तो 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, तो दृश्य हो गए 6। दृश्य कितने हो गए? 6। पहला अंक दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक व खाने का कमरा, वहाँ से 1933 वर्ष था और गर्मियों का दिन था। उसी दिन से पहला जो अंक है वहाँ से स्टार्ट होता है और दूसरा अंक वही कमरा है, वही स्थान है, सिर्फ समय चेंज है। 20 वर्ष बाद 1953वां वर्ष है और सर्दियों का दिन है। इस नाटक का जो उद्देश्य है, अंजो दीदी यह नायिका प्रधान नाटक है। जो अंजो दीदी नाम से ही पता चल रहा है कि यह नायिका प्रधान नाटक है और अस्क जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ नाट्यकृति मानी जाती है। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रणा से परिवार विघटन की समस्या को दर्शाया गया है। इस नाटक में जो प्रमुख पात्र हैं वो है अंजलि दीदी, जिन्हें अंजो दीदी भी कहा जाता है। ये नाटक की प्रमुख नायक के रूप में नायिका हैं और 1930 ईस्वी में नहीं, और लगभग इनकी उम्र 30 वर्ष है। अंजलि जो अंजलि हैं, इन्हें अंजो दीदी कहते हैं। इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। श्रीपतः जो अंजो दीदी का भाई है, इसकी उम्र 27-28 वर्ष है। इंद्र नारायण जो अंजो दीदी का पति है और पेशे से वकील है, 38 से 40 वर्ष के बीच में इनकी उम्र है। अनिमा अंजो दीदी की सहेली है। नीरज अंजो दीदी का पुत्र है और उसकी उम्र 11 वर्ष है। मुन्नी नौकरानी है जिसकी उम्र
25 वर्ष राधु नौकर है। और दूसरे अंक जो है वो 20 वर्ष बाद होता है दूसरा अंक, उसमें ओमी नीरज की पत्नी है और अंजलि की बहू है। अंजू नीरज की मौसी है। अन्नो जो नीरज की मौसी है। नजीर नीरज का दोस्त है। श्रीपदा नीरज का मामा है। और मुन्नी चपरासी इंद्र नारायण नीरज की उम्र लगभग 31 वर्ष है। नीलम नीरज का बेटा है जिसकी उम्र 11 वर्ष है। अंजू दीदी जो नाटक है उसका कथानक मुख्य इस प्रकार से देखते हैं कि कथानक में लेखक ने क्या बताया है। अंजू दीदी नाटक है, इसका कथानक अभिजात वर्ग के परिवार से संबंधित है। नाटक की नायिका अंजू या अंजलि, जिनको नाना जी ने बचपन में गोद लिया था, उन्हें उनके नाना जी से ही जीवन को नियंत्रित और अनुशासित करने के संस्कार मिले थे। ये संस्कार उन पर हमेशा हावी रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा अखंड अहम झलकता रहता था। उसने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ तक कि नौकरों के जीवन को भी अनुशासित कर रखा था। समय की पाबंदी सनक अंजलि पर इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को घड़ी की तरह नियंत्रित बना लेती थी। जो नाटक है वो डाइनिंग टेबल कमरा से शुरू होता है। नाश्ते में देरी होने के कारण अंजू दीदी अपने घर में काम करने वाली नौकरानी मुन्नी पर गुस्सा होती है। अंजू दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है, जो प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयां हैं, जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। वह अपनी सहेली अनिमा से बात करते समय कहती है कि जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर भी घड़ी की तरह चले। उनका कहना है कि जो मेरा घर है वो भी एक घड़ी की तरह समयबद्ध चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। सुबह उठते ही सबको नहा धोकर नाश्ते के मेज पर उपस्थित हो जाना पड़ता था। उस समय तक नाश्ता नहीं पहुंचने पर मुन्नी को डांट पड़ती थी। अहमवादो व्यक्ति अपने विचारों और मान्यताओं को दूसरों पर थोपने का भरकस प्रयास करता है। इंद्र नारायण जो कि अंजलि के पति हैं, विवाह के पहले वे मनमौजी, फक्कड़ और लापरवाह थे। उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त नहीं था, किंतु उन पर भी अंजलि की अहमवादी व्यक्तित्व नियंत्रण एवं अनुशासन का कठोर कुचक्र हावी हो जाता है। अनिमा जब कहती है कि जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा इस तरह का बंधन, तब वह कहती है बुरा बड़े सिटपटाए थे पहले पहले, पर मैं इन्हें ही ले आई अपने ढंग पर। कहते थे पहले बड़े सटपटाए, लेकिन सबसे पहले मैं इन्हें ही अपने ढंग पर लाए। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतना जान नहीं खपानी पड़ी, जो कि उसका पुत्र था, जितनी तुम्हारे जीजा पर। कोई भी तो अक्ल ना थी, ना सफाई का ख्याल, ना समय का। जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है इनके साथ, कितनी भूख हड़तालें की हैं, कितनी बार रूठ कर पीहर जा बैठी हूँ। इंद्र नारायण को जी चाहते हुए भी अंजू के अनुशासन और व्यवस्था को ओढ़कर जीना पड़ता है। वे चाह कर भी चाट पानी के बतासे नहीं खा सकते। तुरंत प्रेस किया हुआ कोट, पतलून, हैट, टाई वगैरह धारण करना पड़ता था।
अंजू का भाई श्रीपद बहुत विपरीत स्वभाव वाला था। वह मनमौजी, घुमक्कड़, फक्कड़। उसने अपनी जिंदगी में कोई भी कड़ा नियम नहीं पाला है। जब जो जी चाहे करके खुश रहता है। वह अंजू के घर आकर उसके सभी व्यवस्था तंत्र को हिलाकर रख देता है। श्रीपद अपने भांजे से पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है, तू क्या बनना चाहता है। तब वह कहता है, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजू द्वारा समय के अनुसार नीरज को सिर्फ 2 घंटे खेलने के लिए मिलता है। वह अपने बेटे से कहती है, क्रिकेट बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। वह अपने बेटे को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। इस प्रकार अंजलि अपनी इच्छाओं को अपने बेटे पर लादकर उसकी इच्छाओं का गला घोंट देती है। यही मानसिकता आज के जनमानस में भी देखने को मिलती है। हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बनाना चाहते हैं। बच्चों की अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोपकर उनके इच्छाओं और शौक का दफन कर दिया जाता है। हमें किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उसे मन से किया जाए। इसके विपरीत बिना मन से किया गया काम ना घर का होता है ना घाट का। मनोविज्ञान के अनुसार इच्छाओं का भी कभी दमन नहीं करना चाहिए। परंतु अंजू के घर में तो किसी के इच्छा को सम्मान नहीं दिया जाता है। वह अपने घर वालों पर अपनी पसंद का अपना विचार, अपनी आदतें थोपती चली जाती है। मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित और सुचारू रूप बनाने के लिए कुछ नियम बनाता है, परंतु एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम हमेशा सभी के लिए उचित और फायदेमंद नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव और प्रकृति अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीने की इच्छा रखता है, परंतु कुछ लोग अपने ही नियमों और बंधनों के अनुसार दूसरों को चलाना चाहते हैं, और अंजू दीदी इसी तरह की हैं। इनके घर में नियम की पाबंदियां हैं, अत्याचार की सीमा को पार कर जाती हैं। अंजलि के पति इंद्र नारायण के संवाद से स्पष्ट होता है, और अंजू जैसे चलाती है वैसे चलते हैं। अंजू दिया कभी शिकायत का मौका, कहती है, दिया कभी शिकायत का मौका तुमने? दिन में 3-4 बार नहाते हैं, 4 बार हाथ पांव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार कपड़े बदलते हैं। सफाई, वक्त की पाबंदी, सब समाज के तौर तरीके, सबका पूरा ख्याल रखते हैं। हंसते हैं। अंजू के साथ शादी करने के बाद पता लगा कि हम तो अछूत थे, इसने आकर हमारा उद्धार किया है। इंद्र नारायण के इस संवाद से उनकी व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वे फक्कड़, मनमौजी और शिष्टाचार के अत्याचार रूपी शिकंजे में फंसे हुए मारमाहत थे। स्प्रिंग जितना अधिक दबाया जाए, जो स्प्रिंग होता है उसको जितना अधिक दबाया जाता है वह उतना ही दबती जाती है, लेकिन थोड़ा सा भी शिथिल पड़ने पर वह 2 गुना ताकत से उछाल देता है। वैसे ही अंजू दीदी के पति हैं। जितना दबा दिया वे अंदर से विवश और व्याकुल थे। एक दिन इंद्र नारायण का साला श्रीपद उन्हें दिलरुबा होटल ले जाता है और वहां पर उन्हें शराब पिलाता है। इस स्थिति में जब वे घर पहुंचते तब अंजू के अहम और उनके व्यवस्था तंत्र पर आसमान टूट पड़ा दिखाई देता है। अब इंद्र नारायण जी का शराब पीकर
आना रोज की बात हो जाती है, जो अंजू के लिए सहन करना असहनीय था। यह देखकर वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, लेकिन दोगुना ताकत से उछल जाता है। वैसे ही अंजू ने अपने पति को इतना दबा दिया था कि वे अंदर से विवश और व्याकुल थे। आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उससे पहले वह बहू के रूप में ओमी को पसंद कर घर में लेकर आई थी। अब बहू भी उससे सीखकर उसी रास्ते पर चलने लगी थी। अंजू की मृत्यु के बाद भी उसका कायदा कानून बरकरार था। अंजू की मृत्यु के बाद इंद्र नारायण शराब पीना छोड़ देते हैं और अंजू जैसा चाहती थी वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।